हेलो दोस्तों, आप सभी को क्लिक टू लर्न में स्वागत है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर का प्रश्न लेकर आया हूं और मैं एकदम बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूं। जिसको कंप्यूटर अगर नहीं भी आता होगा तो ये सेशन देखने के बाद ज़रूर उसको कंप्यूटर प्रश्न सॉल्व होने लगेगा। तो आइए बिना टाइम लॉस किए हुए चलते हैं प्रश्न की तरफ। और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, यानी कि ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और टीसीएस के द्वारा ही पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चनों की एग्ज़ाम में फिर से आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होता है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में वर्तमान दिनांक समय दिखाता है, दिनांक और समय दिखाता है। ठीक, यानी कि डेट और टाइम के बारे में बात करेंगे। कौन सा फंक्शन है इसमें से कि डेट भी बताए और समय भी बताए। तो आप अगर एक्सेल के फार्मूला जानते होंगे कि किस फार्मूला से क्या होता है तो फिर आप इसको बता सकते हैं। बाकी देखते हैं, आपको मैं अभी बता रहा हूँ। जैसे नाउ, नाउ से क्या होता है कि इसका फार्मूला लागू करेंगे इज इक्वल टू नाउ। ठीक, उसके बाद में ये कोस्ट देंगे और कोस्ट को बंद कर देंगे, यानी कोस्ट चालू और उसके बाद कोस्ट को बंद कर देंगे। तो इस स्थिति में नाउ जब करेंगे तो नाउ से क्या होता है कि आज का जो कंप्यूटर में जो करेंट डेट शो कर रहा है, आज का डेट जो कंप्यूटर में सेट है वो वाला। मान लीजिए आज 12 तारीख है और कंप्यूटर में 14 तारीख सेट है तो 14 वाला दिखाएगा ना कि 12 वाला दिखाएगा। तो ये आपसे मतलब नहीं रखता है। कंप्यूटर में जो डेट सेव रहेगा उसी का डेट दिखाएगा। जैसे कि जो भी डेट होगा आज का, तो आज का तारीख दिखाएगा। ठीक, उसके बाद में समय क्या हो रहा है, समय दिखाएगा। कैसे, तो इज इक्वल टू नाउ, कोस्ट को चालू कोस्ट को बंद करके इंटर बटन दबा देना है। ठीक, इस स्थिति में आपको क्या क्या दिखाएगा, तो आज का तारीख दिखाएगा, कौन सा डेट है और अभी समय क्या हो रहा है ये दिखाएगा। उसके बाद में टाइम की बात करें, अगर टाइम खाली देखना है वह मुझे कि आज कौ क्या मतलब कितना टाइम हो रहा है, तो फिर वही काम करना है कि इज इक्वल टू टाइम, कोस्ट बंद कोस्ट चालू करके इंटर बटन दबा देंगे, टाइम दिखा देगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाकी ये डेट वैल्यू वगैरह कुछ नहीं होता है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 कि मीडी का फुल फॉर्म क्या है, MIDI। आपसे एनटीपीसी में हर शिफ्ट में लगभग एक फुल फॉर्म भी पूछा है, कीबोर्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा है। तो उसी के आधारित ये क्वेश्चंस मैंने ऐड किया हूँ कि मीडी MIDI इसका फुल फॉर्म क्या होता है मीडी का। तो मीडी का फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ठीक, याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। और ये आपका अगला प्रश्न है कि चिप्स के निर्माण में, अच्छा चिप्स, चिप्स वो नहीं जो आप खाते हैं, ये खाने वाला चिप्स की बात नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स। ठीक, उसके बारे में बात कर रहा है कि चिप्स के निर्माण में मुख्यतः किसका प्रयोग होता है, यानी कि चिप जहाँ बनता है उसमें किसका प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन नंबर बस है, दूसरा में कंट्रोल यूनिट है, तीसरा सेमीकंडक्टर है और चौथा सिस्टम यूनिट है। तो जो चिप्स वगैरह होगा या फिर जितने भी पीसीबी होता है, पोर्टेबल सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इन सभी में भी किसका यूज होता है, तो सेमीकंडक्टर का यूज होता है, यानी कि अर्धचालक का यूज होता है। अगर यहाँ पर सेमीकंडक्टर ना देकर सिलिकॉन देता, सिलिकॉन, तो सिलिकॉन भी सही हो जाए, क्योंकि सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर ही है, यानी कि अर्धचालक ही है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करेंगे बस का, तो जैसे आप सुने होंगे यूएसबी, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। बस कहने का मतलब एक कनेक्टर होता है। ठीक, तो इसमें बहुत सारे डेटा वगैरह कनेक्ट किया जा सकता है, तो बस वो हो जाएगा। उसके बाद में कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट आप समझ गए होंगे कि ये किसका पार्ट होता है, तो सीपीयू का भाग होता है कंट्रोल यूनिट। सीपीयू का कौन कौन भाग होता है, तो ALU होता है, उसके बाद में MU होता है, उसके बाद में CU होता है, यानी कि अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ये सब किसका भाग होता है, सबके सब CPU के भाग होता है। ठीक, मैंने इसको डिटेल्स में भी बताया हूँ प्रीवियस ईयर, जब मेरा देखिएगा वीडियो तो सबके डिटेल्स में बताया हूँ। बाकी जब मैं कोर्स लेकर आऊँगा, कोर्स 2-3 दिन में ज़रूर ही आ जाएगा, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री रहेगा, उस समय भी बताऊँगा कि LU MU और CU इन तीनों का कार्य क्या है, सबसे आम भूमिका किसका होता है। अभी मैंने थोड़ा सा हिंट के तौर पे बता दे रहा हूँ। कंट्रोल यूनिट का काम है डेटा को कंट्रोलिंग करना। ये डेटा को क्या करता है, कंट्रोलिंग का काम करता है। MU मतलब मेमोरी यूनिट, और मेमोरी यूनिट के काम है डेटा को स्टोर करना।
ठीक है ना, इसको स्टोर करना काम है। और ALU का काम क्या होता है, ये इसका काम होता है गणना करना, कैलकुलेशन करना, ठीक। उसके बाद में सिस्टम यूनिट तो कुछ नहीं होता है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेमीकंडक्टर। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। मैंने पेन का कलर चेंज कर लिया। कह रहा है कि डैश में वोलेटाइल चीफ होते हैं। वोलेटाइल, मैंने वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल को बारे में बहुत अच्छे से डिटेल्स किया हूँ, फिर से कर रहा हूँ। डाटा या इंस्ट्रक्शनों को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, ठीक। अब इसको जानने के लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे मेमोरी की बात करें, मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। तो मेमोरी 2 प्रकार के मिलेंगे आपको। फर्स्ट मिलेगा आपको प्राइमरी मेमोरी, सेकंड मिलेगा सेकेंडरी मेमोरी, ठीक। अब प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार का होता है, तो प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार का हो जाएगा। पहला हो जाएगा रैम, दूसरा हो जाएगा रोम। सेकेंडरी मेमोरी में बात करें तो इसमें आ जाएगा HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD, यानी कि इधर स्टोरेज डिवाइस आ जाता है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज डिवाइस आ जाता है। अब बात करेंगे रैम और रोम के बारे में, कि रैम क्या होता है और रोम क्या होता है। थोड़ा सा डिटेल्स चर्चा देखेंगे, रैम क्या होता है। अच्छा, रैम एक प्रकार का वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल मेमोरी कहने का मतलब भूलने वाला मेमोरी होता है। ये भूलने वाला मेमोरी होता है। मैं साथ साथ लिख भी रहा हूँ, आप लोग भी अगर कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे तो ज़रूर लिखिएगा। भूलने वाला मेमोरी कहने का मतलब कि ये डेटा तभी तक याद रखता है जब तक इसमें पावर है, यानी कि पावर रहने के बाद जब तक कंप्यूटर चालू है तब तक इसमें जितनी भी डेटा होगा, डेटा स्टोर होगा, ठीक है, डेटा स्टोर होगा। जैसे ही पावर बंद हो जाएगा, यानी कि जो पावर होगा, जैसे पावर बंद हो जाएगा तो इसमें जितनी भी डेटा था सब के सब डेटा क्या हो जाएगा, सब के सब डेटा समाप्त हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं कोई काम कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ इस पर। उस स्थिति में क्या हुआ कि मैंने डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया हूँ और कंप्यूटर मेरा बंद हो जाता है, कोई भी कारण की वजह से बंद हो जाता है। तो मैं इस पर जितने भी कार्य किया हूँ, ये सारे के सारे कार्य क्या होंगे, जितने भी मैंने लिखा था, जो भी डॉक्यूमेंट खुला था, सब का सब डिलीट हो जाता है। उसके बाद में जैसे मान लीजिए आप बहुत सारा फोल्डर खोले होंगे, कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं, जैसे ही आपका सिस्टम बंद होगा मूवी भी बंद हो जाएगा। दोबारा जब सिस्टम खुलिएगा तो मूवी नहीं मिलेगा, मतलब फिर से आपको चालू करना होगा। यानी कि अगर मान लीजिए आधा देख लिए होंगे तो फिर से आपको चालू करना होगा, ठीक। ये रहा रैम। अच्छा, रैम इसका कैपेसिटी भी होता है। जैसे रैम सिस्टम में जब इंस्टॉल किया जाता है तो कितने GB, जैसे 2 GB, 4 GB। अब तो आपके मोबाइल में भी 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB आता है। तो जितना अधिक GB रहेगा उसका जो परफॉर्मेंस होगा सिस्टम का वो ज़्यादा होगा। उसके बाद बात करेंगे रोम के बारे में कि रोम क्या होता है। तो रोम एक प्रकार का नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, यानी कि न भूलने वाला। ये न भूलने वाला मेमोरी होता है, यानी कि इसमें वैसे डेटा रखा जाता है जो सिस्टम को ज़रूरत हो। जैसे सिस्टम को ज़रूरत कहने का मतलब, जैसे आप कंप्यूटर को चालू करिएगा तो उस समय लिखता है पावर ऑन, रीस्टार्ट, मतलब जो भी रीस्टार्ट करिएगा तो रीस्टार्ट लिखता है। जैसे सिस्टम को बंद करिएगा तो शट डाउन लिखता है। अच्छा, ये जो रीस्टार्ट और शट डाउन लिख रहा है तो आप तो लिखे नहीं हैं, तो ये रहता कहाँ है। जैसे इस स्थिति में देखिएगा, जैसे सारा का सारा डेटा तो HDD में स्टोर होता है, एक्सटर्नल डेटा जो होता है, लेकिन जो शट डाउन होगा, रीस्टार्ट होगा, ये सब कहाँ कहाँ जमा होता है, मतलब ऐसा इन्फॉर्मेशन कहाँ जमा होता है जो सिस्टम को करप्ट होने के बाद भी कंप्यूटर को चालू करिएगा तो रीस्टार्ट लिखता है, बंद करिएगा तो शट डाउन लिखता है। तो ये सारा का सारा डेटा कहाँ लिखा जाता है, ये सब पहले से रोम पे ऐड रहता है, ठीक, पहले से रोम पे ऐड रहता है। यानी कि रोम पे वैसा ही डेटा लिखा जाता है जो सिस्टम को ज़रूरत हो। सिस्टम की ज़रूरत के अनुसार रैम पे डेटा लिखा जाता है। ये नॉन वोलेटाइल इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि पावर रहे या फिर ना रहे इसका कोई मतलब नहीं है। अगर पावर कट भी जा रहा है फिर भी इसका डाटा समाप्त नहीं होता है, इसका डाटा
इसमें संचित रहता है। बाकी सीपीयू के बारे में आप लोग समझ रहे हैं, सीपीयू के कितने पार्ट्स होंगे, 3 गो, कौन कौन? एएलयू, ठीक, दूसरा एमयू और तीसरा सीयू। आरए में कोई ये सब नहीं होता है, कुछ ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रोम और रैम। तो ये वोलेटाइल मतलब भूलने वाला, तो भूलने वाला मेमोरी कौन है? राम। जैसे आपको मैंने ट्रिक टाइप से बता दे रहा हूँ, राम क्या है? जो लड़का है ना वो भूलने वाला व्यक्ति है। तो इसको राम नहीं बोलिएगा, रैम बोलिएगा। राम के लिए आर ए छोटा मतलब छोटा वाला ए और छोटा वाला एम होता है। तो जब भी पढ़िएगा इसे रैम ही पढ़िएगा, राम ना तो पढ़ दीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न कि एक्सेल में सीट को डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है? एक्सेल का जो सीट होता है ना उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है? अच्छा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू मतलब मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार। ऐसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो आप लोग नहीं समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन के अनुसार जैसे कि इसका जो लेआउट होगा ना, ये पूछ रहा है कि लेआउट जो है वो डिफ़ॉल्ट रूप से क्या मिलता है एक्सेल में, एक्सेल का लेआउट। अच्छा, डिफ़ॉल्ट का मतलब जैसे ही आप सिस्टम चालू किए या फिर आप जैसे ही एक्सेल चालू किए तो आपके सामने जितने भी ऑप्शंस दिखाई देंगे, जो भी लुक दिखाई देगा वो क्या बाय डिफ़ॉल्ट है, माने कि सिस्टम दिया हुआ है, आप कोई सेटिंग वगैरह नहीं किया है। तो जब एक्सेल की बात करेंगे तो इसमें जो पेज होता है वो नॉर्मल व्यू में होता है, ठीक है, नॉर्मल व्यू में होता है। एक्सेल में जो पेज आपको फर्स्ट में दिखाई देगा नॉर्मल व्यू में होगा। उसके बाद में इसमें कितनी व्यू होता है? तो एक होगा आपको लेआउट व्यू, ठीक, और एक कौन सा व्यू होगा? तो और एक पेज ब्रेक व्यू होता है इसमें, पेज ब्रेक व्यू, ठीक। अब नॉर्मल क्या होता है कि नॉर्मल ऑलरेडी पहले से ये ऐड रहेगा, मतलब जब भी आप सिस्टम खुलिएगा तो डिफ़ॉल्ट रूप से नॉर्मल में ही खुलेगा। चेंज करना होगा तो आप व्यू मेनू में जाकर आप लेआउट में कर सकते हैं, पेज ब्रेक में कर सकते हैं। लेआउट में क्या होता है कि जैसे प्रिंट में आएगा ना, प्रिंट की स्थिति वाला लेआउट में दिखाई देता है, जैसा स्क्रीन पर दिखाई देगा वैसे ही प्रिंट आएगा। पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है? पेज को ब्रेक करके दिखाएगा। जैसे आप एक्सेल में तो बहुत सारा सीट होता है, बहुत सारे सेल्स हो गए, जब जितने सेल में आप लिखे हैं सिर्फ वही वाला सेल दिखाई देगा पेज ब्रेक में, ठीक है। और एक यहाँ पर एक कंडीशन होगा, जैसे ही पेज ब्रेक में देखिएगा तो यहाँ पर पेज का नाम भी लिखा रहेगा वाटर मार्क के रूप में। अगर पेज नंबर 4 है तो पेज नंबर 4 लिखा रहेगा वाटर मार्क के रूप में, मतलब हल्का हल्का दिखेगा पेज पे। तो नॉर्मल क्या है? नॉर्मल में रो और कॉलम दिखाई देंगे। लेआउट मतलब क्या कि पेज को प्रिंट की स्थिति में देखने में मतलब लेआउट में आ जाएगा। और पेज ब्रेक मतलब पेज की जितने लिखे हैं पेज पे, जितने सेल्स में लिखे हैं उन सभी को सिर्फ देखना होगा, तो पेज ब्रेक करके देख सकते हैं। अच्छा, एक्सेल का लेआउट तो मैंने बता दिया आपको कि नॉर्मल में रहता है। बाकी बात करेंगे वर्ड का, वर्ड का क्या होता है। तो वर्ड के बारे में बात करें, इसका जो पेज होता है ये प्रिंट लेआउट में होता है, प्रिंट लेआउट में होता है। यानी कि जब आप MS वर्ड खोलिएगा तो उसका जो पेज दिखेगा वो प्रिंट लेआउट पेज में दिखता है, यानी कि प्रिंट की स्थिति में ही दिखता है वो। उसके बाद में बस इसमें भी वही ऑप्शन मिलेगा, इसमें भी लेआउट मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा, पेज ब्रेक मिलेगा, ठीक है, इसमें भी मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नॉर्मल, यानी कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होता है नॉर्मल होता है, ठीक है। बाकी कलन किसको बोलते हैं? तो जो ये वाला लाइन होता है, ये खड़ा लाइन को कलन बोलते हैं, ठीक है। रो किसको बोलते हैं? तो ये जो लाइन होता है तिरछा, सॉरी सीधा, इसको रो बोलते हैं, ठीक है ना। रो अगर रो और कलर में आप लोग भूल रहे हैं तो याद रखिएगा, जो एरो होता है ना, एरो का निशान ऐसे होता है, तो एरो से आप रो याद कर सकते हैं। कलन जो होता है ये खड़ा होगा और रो जो लेटा हुआ होगा। बाकी ऑटो तो ऑटोमेटेड होता है और रोमन रोमन तो एक लेटर होता है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न है कि MS वर्ड में अगली खुली दस्तावेज अगली खुली दस्तावेज विंडो पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? किसके बात कर रही है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात कर रहा है। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत सारे एप्लीकेशन खोले हैं, बहुत सारे विंडो खोले हैं, तो एक विंडो से दूसरे विंडो पर जाने के लिए कौन सा कीबोर्ड से शॉर्टकट बटन दबाएंगे? जैसे आपको समझने के लिए, जैसे मैंने 3-4 को वर्ड खोल दिया हूँ, ये वर्ड का फाइल है, और मैंने एक वर्ड का फाइल ले लिया, और एक मैंने वर्ड का फाइल ले लिया, 3 वर्ड का फाइल ले लिया, ठीक है। इस पे कुछ और लिखा है, इस पे कुछ और लिखा है, इस पे कुछ और लिखा है या फिर नहीं लिखा उससे मतलब नहीं है। जैसे आप स्विचिंग करना चाहते हैं, जैसे अभी ये फुल डिस्प्ले दिख रहा है, फुल स्क्रीन ये वाला दिख रहा है 1 नंबर वाला, ये 2 नंबर है,
ये 3 नंबर है। जब अगली बार आप स्विचिंग करिएगा, स्विचिंग करने को बोल रहा है कि जब डॉक्यूमेंट नंबर 1 से दूसरा पर जाना होगा तो कीबोर्ड से कौन सा बटन दबाएंगे। तो ऑप्शन के अनुसार चलेंगे हम, तो ऑप्शन के अनुसार कंट्रोल प्लस F6, कंट्रोल के साथ में अगर F6 बटन दबा रहे हैं तो विंडो को स्विच करेगा। कौन सा? सिर्फ और सिर्फ MS वर्ड का विंडो का। जैसे 1 नंबर वाला खुला है, फुल स्क्रीन दिखाई दे रहा है, जैसे ही कंट्रोल के साथ F6 बटन दबाइएगा दूसरा स्क्रीन पर आ जाएगा, फिर दबाइएगा तीसरा वाला स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक, ये समझ गए होंगे। बाकी बात करेंगे आगे। जो ऑप्शन नंबर बी है कि कंट्रोल अल्ट F2, तो ये वर्ड का कमांड में बता रहा हूँ, वर्ड में क्या काम करता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो ये ओपन का काम करता है, ठीक है ना, यानी कि ये कंट्रोल ओ का काम करेगा। उसके बाद में अल्ट F7 क्या है? तो स्पेलिंग और ग्रामर चेक का काम करता है, ठीक है ना, ये स्पेलिंग और ग्रामर चेक का काम करता है। अल्ट F7 बटा दबाएंगे तो क्या होगा? जो भी आप डॉक्यूमेंट में जितने भी वर्ड लिखे हैं, जैसे मान लीजिए इसमें 200 वर्ड लिखे हैं, ठीक, इस 200 वर्ड में कहीं मान लीजिए टाइपिंग मिस्टेक हो गया है या फिर ग्रामरली मिस्टेक हो गया है, तो आप क्या कर सकते हैं कि अल्ट F7 बटन दबाकर स्पेलिंग और ग्रामर दोनों चेक कर सकते हैं। ये बताएगा और सही भी कर देगा। अगर आपको सही करना है तो सही भी कर देगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपका अगला प्रश्न कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का पहला संस्करण क्या था। यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो बना था तो इसका पहला संस्करण कौन सा था। अभी जो लेटेस्ट का बात करेंगे तो लेटेस्ट तो विंडो 11 है, लेकिन फर्स्ट में कौन था? तो फर्स्ट में बात करेंगे तो फर्स्ट में 95 था, विंडो 95। ठीक, ये कब लॉन्च हुआ था? तो ये 1995 में लॉन्च हुआ था। ठीक, उसके बाद में बात करेंगे MS XP। XP कब लॉन्च हुआ था? 2001 में। ये SB याद रखिएगा, SB भी पूछता है। ये विंडो 10 1.0 नहीं, ये 10 होगा, विंडो 10। तो विंडो 10 कब लॉन्च हुआ था? तो विंडो 10 2015 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, MS DOS की बात करेंगे तो MS DOS 1981 में लॉन्च हुआ था। ये कहीं नोट कर लीजिएगा। उसके बाद और एक एक्स्ट्रा फैक्ट में देखेंगे कि विंडो 7 के बारे में बात करें। विंडो 7 कब लॉन्च हुआ था? तो विंडो 7 2009 में लॉन्च हुआ था। ठीक, ये सब याद रखिएगा। और एक छूट रहा है, कौन? विंडो 11। तो विंडो 11 कब लॉन्च हुआ था? तो विंडो 11 2021 में लॉन्च हुआ था। ये सारा का सारा जो भी मैंने एक्स्ट्रा थॉट बताया हूँ सबको याद करना होगा। ये पूछता है, इस बार तो नहीं पूछा, इस बार किसी सेशन में नहीं पूछा था, लेकिन पिछली बार जब NTPC एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, ये संस्करण क्या होता है? इसको एडिशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अभी विंडो 11 चल रहा है, ठीक है ना, अभी विंडो 11 चल रहा है। इस पे क्या होता है कि इंजीनियर वगैरह जो भी होंगे इस डिपार्टमेंट से काम करते रहते हैं विंडो पे। जैसे ही इस विंडो 11 में कोई बड़ा बदलाव आ जाएगा, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा दिखने लगेगा, कुछ एक्स्ट्रा काम होने लगेगा, तो उस समय क्या होगा कि इस विंडो को एक नया नाम दिया जाएगा, ठीक है। और इसी को कहा जाता है संस्करण। मतलब कि जनरेशन क्या होगा इसका? जनरेशन चेंज हो गया। कब चेंज होगा? जब विंडो 11 में ज़्यादा बदलाव आ जाएगा, तो हो सकता है आगे विंडो 12 बने या फिर 30 बने, जो भी उसका नाम देना होगा वो नाम दे सकता है। ठीक, ये रहा आपका अगला प्रश्न है। कह रहे हैं वेब पेज कौन सी लैंग्वेज में बनाया जा सकता है। बात करेंगे पहले वेब पेज क्या होता है। जैसे इंटरनेट पर जो भी पेज दिखता है, जैसे इंटरनेट पे अभी आप फेसबुक खोले हैं, अपने मोबाइल में ही खोले हैं, तो फेसबुक का जितने भी आपको लुक दिख रहा होगा कि यहाँ सर्च करने वाला है, यहाँ दोस्तों का आइकन दिख रहा है, फ़ोटो दिख रहा है, ठीक है, इधर चैट करने वाला है, इधर और भी कुछ कुछ बटन दिखाई दे रहा है। तो इस पे स्क्रीन पर जितने भी आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं, यानी कि जो स्क्रीन पर पेज दिखाई दे रहा है ना, इसी पेज को वेब पेज कहा जाता है। जो पेज दिखाई दे रहा है इसी पेज को वेब पेज कहा जाता है। इंटरनेट पे जितने भी आपको पेज दिखाई देंगे उन सभी पेजेज को क्या बोलेंगे? वेब पेज बोला जाता है। जैसे आप किसी बैंकिंग का साइट खोले हैं, जैसे SBI का साइट खोले हैं, आप SBI का साइट खोले हैं, तो SBI के जब साइट खोलिएगा तो जितने भी एलिमेंट स्क्रीन पर दिखाई देगा सब का सब कहाँ लिखा हुआ है? सब वेब पेज पर लिखा हुआ है वो, ठीक है ना। तो इंटरनेट को पेज को क्या बोलेंगे हम लोग? वेब पेज बोलते हैं। तो वही पूछ रहा है कि कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो बात करेंगे HTML के, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक, तो जो वेब पेज होता है वो विजुअल बेसिक और
HTML में लिखा होता है, विजुअल बेसिक और HTML में लिखा होता है। क्या है, एक प्रकार की लैंग्वेज है, ये भी लैंग्वेज है, C++ भी लैंग्वेज है, विजुअल बेसिक भी लैंग्वेज है, लेकिन वेब पे जो लिखा जाता है ना वो किस में लिखा जाता है, तो विजुअल बेसिक और HTML में लिखा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नए नंबर क्वेश्चन पे। ये रहा आपका नया नंबर क्वेश्चन कि जब आप अधूरा ईमेल को बंद कर देते हैं तो ईमेल आमतौर पर किस फ़ोल्डर में सेव होता है। यानी कि अब ईमेल है लिखा हुआ तो ईमेल की बात करेंगे, या फिर आप जैसे आप मोबाइल में किसी को मैसेज भेज रहे हैं, आप मैसेज क्या किए हैं, टाइप कर दिए हैं, टाइप करने के बाद में इसे सेंड नहीं किए हैं, ठीक है ना, मैसेज को सेंड नहीं किए हैं, या फिर किसी को आप मेल कर रहे हैं, मेल टाइप कर दिए हैं, डॉक्यूमेंट अटैच कराना है, डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं, लेकिन क्या नहीं किए हैं, इसको अभी तक सेंड नहीं किए हैं। आप यहाँ से बैक आ गए हैं, यहाँ से भी कहाँ चले गए हैं, आप बैक चले गए हैं, तो वही पूछ रहा है कि जब आप किसी को अधूरा ईमेल यानी कि लिखकर छोड़ दिए हैं, भेजे नहीं हैं, तो वो जो जाकर सेव होता है वो कहाँ सेव होता है, तो देखिएगा वो ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। ड्राफ्ट नाम का फ़ोल्डर होता है, वहाँ पर जाकर सेव हो जाता है। मोबाइल में भी ड्राफ्ट नाम का फ़ोल्डर होगा, जहाँ से मैसेज किया जाता है उसमें जाइएगा तो, और मेल में भी ड्राफ्ट का मैसेज फ़ोल्डर होता है। तो याद रखिएगा, जब भी अधूरा ईमेल छोड़िएगा तो सब का सब जाकर ड्राफ्ट में सेव हो जाता है, ना कि अपने से डिलीट नहीं होता। वो क्या होगा, ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर आप किसी को मेल भेज दे रहे हैं तो एक सेंट नाम का फ़ोल्डर होता है, ठीक है, इसमें चला जाएगा। ये भेजा गया मेल है, मतलब इसको भेज दिया गया है, ठीक है। आपके पास जितने भी मेल आएगा या फिर SMS आएगा तो वो सब इनबॉक्स में आता है, ये प्राप्त मेल है, इनबॉक्स में प्राप्त मेल होता है। बाकी बात करेंगे जंक, तो जंक नाम का कोई फोल्डर नहीं होता है। ट्रेस क्या होता है कि मेल से जितने भी डिलीटेड फाइल होगा तो सब का सब डिलीटेड फाइल स्टोर होता है, कितने दिन तक, तो 30 डेज तक। 30 डेज के बाद में ऑटोमेटिक क्या होगा, ये ट्रेस से भी डिलीट हो जाता है। स्पैम क्या होता है, स्पैम, तो स्पैम जैसे कि अनऑथोराइज्ड मेल जो होता है, अनऑथोराइज्ड मेल ये कि सारा का सारा स्पैम में आकर जमा होता है, मतलब नुकसान पहुंचाने वाला मेल बोल सकते हैं। जैसे कुछ नुकसान पहुंचाने वाला बहुत सारे हैकिंग वगैरह का मेलिंग होता है, वो सब कहाँ आकर जमा होता है, तो स्पैम में आकर जमा होता है। बाकी आप जंक के बारे में समझ गए, जंक तो कोई चीज़ नहीं होता। ट्रेस क्या होता है, तो जो भी आप मेल डिलीट करिएगा तो सारा का सारा मेल जाकर जमा हो जाता है ट्रेस में। अगर ट्रेस से भी डिलीट कर रहे हैं तो परमानेंट रूप से डिलीट हो जाएगा, लेकिन अगर आप ट्रेस ले डिलीट नहीं किए हैं तो ऑटोमेटिक 30 दिन में वो डिलीट हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद ड्राफ्ट बता दिया आप लोगों को और स्पैम भी बता दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और यह रहा आपका अगला प्रश्न है कि IRC का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है कि IRC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IRC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट रिले चैट, ठीक है, ये याद रखिएगा। IRC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट रिले चैट, ठीक है। ये क्वेश्चन RRB द्वारा पूछा गया है, लेकिन किस में पूछा गया मैं ये नहीं बताऊँगा, लेकिन ये किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम में ज़रूर आया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न कि इंटरनेट के संबंध में बोल रहा है, कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, बताना है कौन सा सर्च इंजन नहीं है। अच्छा, सर्च इंजन के बारे में बात करें तो बहुत सारे जो बच्चे होंगे उनको दिखा दीजिएगा गूगल क्रोम ना, तो क्रोम दिखा दीजिएगा। क्रोम एक ब्राउज़र है, तो क्रोम को ही वो बोलते हैं गूगल है, ठीक है ना। जो क्रोम है, क्रोम को क्या बोलते हैं, क्रोम को ही बोलेंगे क्या है, तो गूगल है। नहीं, ये गलत है, क्रोम गूगल नहीं है। क्रोम एक प्रकार का क्या है, क्रोम जो होता है ये ब्राउज़र होता है। और ब्राउज़र क्या होता है, जहाँ पर इंटरनेट को एक्सेस किया जाता है, जहाँ से इंटरनेट को हम लोग चलाते हैं, जिसके माध्यम से चलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्राउज़र बोलते हैं, ठीक है। जैसे गूगल क्रोम ब्राउज़र हो जाएगा, उसके बाद में इंटरनेट एक्सप्लोरर हो जाएगा, उसके बाद में एक फायरफॉक्स आता है वो हो जाएगा। बहुत सारे ब्राउज़र होंगे, जब ब्राउज़र का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर मैं जितने भी लगभग इम्पोर्टेंट्स ब्राउज़र होंगे उन सभी का लिस्ट मैंने दे दूँगा। अभी बात करेंगे सर्च इंजन का, कि सर्च इंजन क्या होता है। तो जैसे सर्च इंजन कहने का मतलब कि एक ऐसा इंजन जिसमें बहुत अधिक मात्रा में डेटा स्टोर किया हुआ है, ठीक है ना, बहुत अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर करके रखा गया है, ठीक है। और इस डेटा से क्या करना है, आपको जिस प्रकार का डेटा चाहिए आप सर्च करके डेटा को निकाल सकते हैं, ठीक है ना।
तो इस प्रकार का सर्च इंजन होता है। तो बताना है इसमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। तो अब देख लीजिएगा, गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। उसके बाद बिंग की बात करेंगे तो बिंग भी सर्च इंजन है। उसके बाद में याहू की बात करें तो याहू भी सर्च इंजन है। लेकिन ये जो समैया लिखा हुआ है, सुमैया एक प्रकार का सर्च इंजन नहीं है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी और बात कर लेंगे और कौन कौन सर्च इंजन होता है। तो गूगल हो गया, याहू हो गया, एक मान लीजिए एक MSN होता है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ सर्च इंजन, MSN, ये भी एक प्रकार का सर्च इंजन होता है। उसके बाद बैडू होता है, बैडू, ठीक, ये भी एक प्रकार का सर्च इंजन होता है। उसके बाद एक यांडेक्स होता है, इंडेक्स, ये भी सर्च इंजन है। उसके बाद एक होता है डक डक गो, DUCK, डक डक गो, ये तो पूछा हुआ है, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ है डक डक गो। तो ये सब क्या है, ये सारे के सारे सर्च इंजन हैं। ठीक है, इन सारे का आपको नाम याद रखना होगा। आप ज़रूर इसको कहीं ना कहीं नोट नोट कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहता है। उसके बाद में चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न कि IMAP का एक मेल संबंधित प्रोटोकॉल है। हाँ, IMAP जो होता है, IMAP, एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। तो इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। अच्छा, प्रोटोकॉल क्या होता है, जैसे इंटरनेट पर कुछ नियम कानून होता है, उसी नियम कानून को प्रोटोकॉल बोला जाता है। यानी कि इस प्रोटोकॉल को आपको क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। इंटरनेट पर जितने भी पेजेज होंगे, चाहे जितने भी वेबसाइट होंगे, उन सभी वेबसाइट इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। तो बात करेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। जो IMAP है, ईमेल से संबंधित ये एक टर्मिनल, मतलब एक वर्ड होता है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ, और ये अगला प्रश्न है कि MS वर्ड के अंदर इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, MS वर्ड के अंदर इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं पाया जाता, बताना आता है। क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट पाया जाता है, इसके बारे में बता देना क्लिप आर्ट क्या होता है। अच्छा, क्लिप आर्ट ये आपको ऑफिस 2010 में मिलेगा, 2010 में मिल जाएगा, 7 में भी मिल जाएगा। लेकिन 2010 के बाद वाला जो सेशन है, जैसे जो 2010 के बाद एडिशन जो है 13 हो जाएगा, उसके बाद में 19 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो इन सभी में इस ऑप्शन को हटा दिया गया है। यानी कि जो ये क्लिप आर्ट है, क्लिप आर्ट को, इस ऑप्शन को हटा दिया गया है। ठीक है ना। इसमें होता क्या था, जैसे प्री लोडेड बहुत सारे इसमें इमेज रहता था। कंप्यूटर में पहले से ऑफलाइन इमेज रखा जाता था, जिसमें आपको सर्च करना होता है। जैसे मान लीजिए आपको कंप्यूटर की इमेज चाहिए, तो आप कंप्यूटर सर्च किए, कंप्यूटर से रिलेटेड 2-4 इमेज मिल जाएगा इसमें। तो जो भी आपको इमेज पसंद है उस इमेज पर क्लिक करिएगा, तो वही वाला कंप्यूटर का इमेज आपके पेज में आकर ऐड हो जाएगा। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज है ना, इसमें आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको कोई बुक का इमेज चाहिए तो बुक लेकर सर्च करिएगा, तो बुक का बहुत सारे यहाँ पर इमेज आ जाएगा। जैसे उस पर क्लिक करिएगा तो बुक का इमेज आपके पेज में ऐड हो जाएगा। ठीक, यह था क्लिप आर्ट। उसके बाद बात करेंगे, अब देखते हैं चेंज केस। तो चेंज केस क्या होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 5 प्रकार का केस उपलब्ध कराता है, उसमें से देख लेंगे कौन कौन केस होता है। जैसे पहला में लोअर केस, ठीक, उसके बाद में अपर केस, उसके बाद में कैपिटलाइज ईच वर्ड, अच्छा ये अपर में सब डब कैपिटल आल रहेगा अपर केस में। कितना हुआ, 1 2 3, 3 हुआ। उसके बाद एक होता है टूगल केस, और एक होता है लोअर केस हो जाएगा, देखो सेंटेंस केस होता है। ठीक, अब इन सभी में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अभी मैं यहाँ चेंज केस जो लिखा हुआ है ना, ये टोटल कैपिटल में लिखा हुआ है, सब के सब किस में लिखा हुआ है, कैपिटल में लिखा हुआ है। यानी कि जो, अच्छा अपर केस, जैसे इसमें देखिएगा 5 प्रकार का जो केस होगा, जैसे लिखा रहेगा उसी तरीके का वर्ड भी लिखा रहेगा। अपर केस में सभी के सभी लेटर क्या है, कैपिटल है।
यानी कि जो चेंज केस लिखा हुआ है कैपिटल में लिखा हुआ है, यानी कि अपर केस में लिखा हुआ है। लोअर केस में क्या होता है कि जितने भी वर्ड होंगे सब स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। लोअर केस में इसमें स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है, इसमें कैपिटल लेटर में। उसके बाद में कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड में सी कैपिटल है, ई कैपिटल है, डब्ल्यू कैपिटल है, यानी कि वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा ना वो कैपिटल रहेगा, वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी उसके साथ जो भी होगा वो स्मॉल होगा। टूगल केस क्या होता है, ये उल्टा हो गया, यानी कि फर्स्ट लेटर स्मॉल, जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। उसके बाद जो भी होगा सब क्या होगा, कैपिटल होगा, बाकी कैपिटल। सेंटेंस के केस में क्या होगा कि पैराग्राफ का जो फर्स्ट में होगा ना सिर्फ फर्स्ट लेटर को कैपिटल करेगा, बाकी को स्मॉल करेगा, यानी कि सेंटेंस केस यहीं लिखा हुआ है तो सेंटेंस केस में सिर्फ और सिर्फ एस को कैपिटल करेगा, बाकी को स्मॉल कर देगा, यानी कि इसको भी स्मॉल कर देगा। ये रहा चेंज केस। बाकी अब बात करेंगे सब स्क्रिप्ट, अब सुपर स्क्रिप्ट का। इसमें देखिएगा होम मेनू का ये ऑप्शन है, दो बटन मिलता है, एक लिखा रहेगा A2 और एक लिखा रहेगा A², ठीक है ना। यानी कि जो A2 नीचे लिखा हुआ है इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, और जो ऊपर लिखा हुआ है इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है ना। जैसे कि अब आप तो समझ गए होंगे, जैसे कि कोई फार्मूला वगैरह लिखना होगा केमिस्ट्री का, जैसे CH4, तो CH मैंने लिख दिया और इस पर क्लिक कर देंगे, किस पर, सब स्क्रिप्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे जब 4 कीबोर्ड से तो ये नीचे लिखा रहेगा। जैसे आपको A+B को होल स्क्वायर लिखना है तो A+B लिख दीजिएगा। उसके बाद में जैसे ही आप सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करके लिखिएगा तो ऊपर में लिखाएगा, ठीक। अब आप समझ गए होंगे कि सब स्क्रिप्ट क्या है, सुपर स्क्रिप्ट क्या है। तो क्लिप आर्ट भी आप समझ गए होंगे, समझ गए, चेंज केस भी समझ गए, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट भी समझ गए। बाकी बात करेंगे फाइल कन्वर्ट JPG और PNG। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है कि फाइल को PNG में कन्वर्ट कर दें और चाहे JPG में कन्वर्ट कर दें। इसका सही ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। यही पूछ रहा था कि कौन नहीं है, तो नहीं का मैंने बता दिया। उसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है ये पूछा हुआ है, ये तो NTPC का क्वेश्चन है, ये NTPC का ही क्वेश्चन है। कह रहे कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो प्रोग्रामिंग भाषा की बात करेंगे। अच्छा, प्रोग्रामिंग भाषा कहने का मतलब जैसे आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ व्हाट्सएप, जैसे व्हाट्सएप जो एप्लीकेशन बना होगा ना, तो जब ये बन रहा होगा तो उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग हो रहा है, ठीक है ना। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बनाइएगा तो सॉफ्टवेयर बनाने को प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग बोला जाता है, यानी कि प्रोग्रामिंग हो रहा है। तो प्रोग्रामिंग का भाषा कौन सी नहीं है ये पूछ रहा है। तो प्रोग्रामिंग का भाषा कोबोल भी है, पास्कल भी है और फोर्टोन भी है। फोर्टोन का फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा A। जो लोटस होता है ये प्रोग्रामिंग भाषा नहीं होता है, ठीक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न है कि डेटा ऑर्गेनाइजेशन में डेटा का सही आरोही क्रम, ठीक है ना। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, ठीक है, ये बढ़ते क्रम बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बीट, पहले बीट होता है, उसके बाद बाइट होता है, फिर फील्ड होता है, उसके बाद रिकॉर्ड, अंत में फाइल होगा, ठीक। इसका सही ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। बाकी चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा अगला प्रश्न है कि पूछ रहा है कि IPv4 का प्रत्येक एड्रेस कितने बीट का होता है। जो IPv4 होता है इसका प्रत्येक एड्रेस 32 बीट का होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि जो IPv4 होता है इसका प्रत्येक एड्रेस 32 बीट का होता है। और ये रहा अगला प्रश्न है कि क्रोम ब्राउज़र, ये ब्राउज़र से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। जो क्रोम ब्राउज़र है, क्रोम ब्राउज़र में वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए, यानी कि वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं, ठीक है। वेब पेज आपको बता दिया हम कि जो ब्राउज़र पे पेज दिख रहा है, इंटरनेट पर जो भी पेज दिख रहा होगा उसे वेब पेज बोलते हैं। जैसे हमें सोर्स कोड देखना है, सोर्स कोड क्या होता है, जैसे कि आप पहले गूगल खोल लिए, ठीक है ना। गूगल के बाद में आप इसमें सर्च किए, जैसे आप क्या सर्च किए, जैसे मान लीजिए SBI ही सर्च किए,
अच्छा, SBI इसलिए बताया हूँ क्योंकि SBI बहुत बड़ा ही एक प्रकार एक वेबसाइट है। उसके बाद में इसमें आप एक अकाउंट में चले गए, ठीक है। अकाउंट के बाद आप लॉगिन में गए हैं और अपना आईडी लॉगिन कराए हैं, ठीक। लेकिन पता करना होगा इसका एड्रेस क्या है, सोर्स कोड क्या है, ठीक है। तो जैसे कंट्रोल के साथ में आप पेज अप बटन दबाइएगा, कंट्रोल के साथ में पेज अप बटन दबाइएगा, ठीक है। तो वेबसाइट का नाम दिख जाएगा, यानी कि आप जो इस वेबसाइट में कहाँ कहाँ गए हैं, इसका सोर्स कोड बोलते हैं। तो वो सोर्स कोड के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे सोर्स कोड कहाँ मिलेगा, तो जो आपका गूगल होगा, जो भी ब्राउज़र होगा, उस ब्राउज़र में सर्च करने वाला बॉक्स होता है ऊपर में, ठीक है ना। यही सर्च बॉक्स नीचे खुल जाएगा और इसमें आपको दिखाई देगा, ये वाला एड्रेस दिखाई देगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए दूसरे वेबसाइट पे गए होंगे तो उस वेबसाइट का एड्रेस यहाँ दिखाई देगा, वही है क्या, सोर्स कोड। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। ईमेल मैसेज कंपोज करते समय, ईमेल मैसेज कंपोज करते समय निम्नलिखित में से क्या आमतौर पर एड्रेस फील्ड से संबंधित नहीं है। एड्रेस फील्ड से संबंधित नहीं, यानी कि जब आप ईमेल कंपोज कर रहे हैं, किसी के पास भेज रहे हैं, तो इनमें से क्या नहीं होता है वो पूछ रहा है। तो फ्रॉम भी होगा, उसके बाद में टू भी होता है, सीसी भी होता है, ओसीसी नहीं होता है। तो इसका तो सही आंसर ओसीसी हो जाएगा। बाकी फ्रॉम में बात करेंगे, ये भेजने वाला व्यक्ति का एड्रेस होता है इसमें, ठीक है। भेजने वाला व्यक्ति का मेल, भेजने वाला व्यक्ति का ईमेल इसमें होगा। जैसे आप भेज रहे हैं तो आपका इसमें ईमेल होगा, ठीक है। टू क्या होता है, जिसके पास भेज रहे हैं, ठीक है, जिसके पास आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस रहेगा, भेजना है उसमें, इसमें उसका ईमेल रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद सीसी क्या होता है, सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, ठीक। इसके साथ और एक लिख लीजिएगा, BCC, ये होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड सीसी मैं लिख दे रहा हूँ, कार्बन कॉपी का मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए ये क्या होता है, जैसे कि आपके पास जो मैसेज आता है तो आपको सिर्फ यही पता चलता है कि ये मैसेज भेजने वाला कौन व्यक्ति है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप मेल को कंपोज करिएगा तो टू के नीचे सीसी भी लिखा होता है। सीसी में क्या होता है, जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं और बॉस मान लीजिए आपका मीटिंग बुलाया है, तो मीटिंग एक व्यक्ति के साथ होता नहीं है। आपके लेवल के जितने भी एम्प्लॉय होंगे, जितने भी उसमें ऑफिसर्स वगैरह होंगे, वो सभी के सभी उस मीटिंग में शामिल होंगे। तो एक ऐसा मेल जो पता चल जाए कि ये किसको किसको भेजा गया है, ठीक है ना। कार्बन कॉपी में ये पता चल जाए कि किसको किसको भेजा गया है, ये किसको किसको भेजा गया है, ठीक है। ये प्रत्येक व्यक्ति के पास, मान लीजिए जैसे 10 व्यक्ति के पास भेजा गया है, तो 10 व्यक्ति को पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति, ये जो मेल है इनके पास भी भेजा हुआ है, इनके पास भी भेजा हुआ है, इनके पास भी भेजा हुआ है, ठीक है। जो कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होता है, जैसे कि जिस व्यक्ति के नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी में लिखिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ यही देख सकता है कि किसके किसके पास मैसेज गया है, सब नहीं देख सकते। जैसे इसमें क्या होता था कि जितने व्यक्ति के पास मैसेज भेजा गया सब एक दूसरे को देख लेंगे कि इनके पास भी मैसेज गया है। लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ जिस व्यक्ति के पास भेजे हैं उसी वही देख सकता है, बाकी अन्य व्यक्ति नहीं, मतलब कि सभी को नहीं पता चलेगा कि ये मेल किसके किसके पास भेजा गया है। तो ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो गया, ये कार्बन कॉपी हो गया। बाकी आप फ्रॉम भी जान गए, टू भी जान गए, सीसी भी जान गए और BCC भी जान गए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऐसा OCC। OCC नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। और ये आपका अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल में विंडो के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, ठीक है। विंडो को सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, यानी कि कोई भी प्रोग्राम हो, जो भी एप्लीकेशंस खुले हैं, उन एप्लीकेशन को सबसे ऊपरी भाग को क्या बोला जाता है, तो सबसे ऊपरी भाग को बोला जाता है टाइटल बार, ठीक है। मेनू बार क्या होता है, टाइटल बार के नीचे मिलेगा ये, जैसे कि आप देखे होंगे, फाइल मेनू, होम मेनू, उसके बाद में इंसर्ट मेनू और भी अन्य मिलेंगे। ये मार्क ग्राफ नहीं होता है, एक्सेस टूल बार, एक्सेस टूल बार होता है। ये टाइटल बार के अंदर ही एक्सेस टूल बार मिलेंगे आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाइटल बार, कि सबसे ऊपरी में टाइटल बार होता है। टाइटल बार का काम क्या होता है, तो फाइल का नाम दिखाना, ठीक, फाइल नेम एंड एप्लीकेशन नेम,
यानी कि सॉफ्टवेयर नेम, 2 चीज़ दिखाई देता है। जैसे आपके पास कोई एप्लीकेशन खुला हुआ है, मैं पूछूंगा आपसे कि आप कौन सा एप्लीकेशन खोले हैं, तो जैसे उसके टाइटल बार में चले जाइएगा। जैसे मान लीजिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोले हैं तो ऊपर वर्ड लिख कर आएगा, एक्सेल खोले होंगे तो एक्सेल लिख कर आएगा। फाइल नाम क्या है, जैसे मैंने अपने जो फाइल बनाया हूँ, मैंने एम एस वर्ड में जो फाइल मैं बनाया हूँ, इसको ABC नाम से मैंने सेव कर दिया हूँ। तो ये दिखेगा टाइटल बार में abc.word, यानी कि ये फाइल का नाम ABC है। कौन सी प्रोग्राम है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वर्ड के लिए वर्ड लिखता है। अगर एक्सेल लिखेगा तो यहाँ पर एक्सेल आ जाएगा। यानी कि इस फाइल का आप नाम क्या दे रहे हैं वो नाम दिखता है। अगर कोई नाम ना दीजिएगा तो वो अनटाइटल्ड लिखता है, मतलब इसका कोई टाइटल नहीं है। चलते अगले प्रश्न की तरफ, और ये आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि फाइल या फोल्डर का नाम बदलने का शॉर्टकट क्या होता है। किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम को चेंज करना है तो नाम बदलने के लिए शॉर्टकट क्या होता है, तो उसके लिए शॉर्टकट होता है F2। ठीक है, ये F2 बटन होता है। ये F12 किसका होता है, तो सेव एज का होता है। ये सेव एज का होता है किसमें, MS ऑफिस में। F3 क्या होता है, ये सर्च होता है। जैसे अपने कंप्यूटर में जो भी आपको फाइल या फोल्डर ढूंढना है, F3 बटन दबाइएगा, सर्च में लिखने का ऑप्शन आ जाएगा, आप लिखकर सर्च कर सकते हैं। ठीक, बाकी चलते अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, F6 भी काम करता है, बस सिंगल काम नहीं करेगा, इसके साथ कोई और बटन दबाना पड़ेगा तो F6 काम करेगा। सभी प्रोग्राम में ये सब अलग अलग काम करता है। अच्छा, F6 F12 इसका मतलब, F का मतलब होता है फंक्शन। टोटल जो फंक्शन की होता है, ये F1 से लेकर F12 तक होता है। यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, जो फंक्शन की होता है 12 गो फंक्शन की होता है। ठीक है, तो यहीं तक लास्ट करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन था। कैसा है आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा। आप कमेंट नहीं करते हैं, आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपका सेशन कैसा लगा, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और दोस्त के पास शेयर भी करिएगा। मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगले मॉक टेस्ट में।